चर्चा का सेंटर रहे यूपी की कुछ तस्वीरें देखिए। चलो हटो, भागो, और धीरे धीरे कुछ ऐसा ही हुआ कि एक पल के लिए पुलिस को ही भागना पड़ा, क्योंकि मीरापुर में वोटिंग के दौरान पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस का दावा है कि ककरौली पोलिंग बूथ से दूर अव्यवस्थित खड़ी भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश चल रही थी, तभी लोगों ने पथराव कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि अचानक पथराव का शौक किसे होता है? क्या इसके पीछे का सच कुछ और है? मीरपुर में बूथ संख्या 318 पर हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। मौके पे तत्काल फोर्स पहुंच गई थी। वहां दो पक्षों के बीच में कुछ छोटी सी झड़प हुई थी। पुलिस द्वारा वहां पर सूक्ष्म बल प्रयोग करके सबको हटा दिया गया। यानी बवाल तो टल गया, लेकिन इस घटना का वीडियो लोकतंत्र के पावन पर्व पर एक धब्बे की तरह चिपक गया। जरा तस्वीरें देखिए, आखिर पुलिस को क्यों इस तरह दौड़ना पड़ा? आखिर पथराव के पीछे किसकी साजिश थी और शांतिपूर्ण मतदान को आखिर किसने इस अंजाम तक पहुँचाया? साजिश पर सवाल होते उससे पहले मुजफ्फरनगर में पथराव पर सियासत शुरू हो गई। कमाल देखिए, हर दल इतना मासूम नजर आया जैसे उन्हीं के साथ छल हो गया हो। और हर कोई मीरापुर का हल मांगने लगा। पुलिस पर पत्थर चलाने वाले अब पीछे छूट गए और पथराव कर रहे उत्पातियों को खदेड़ने वाली पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगे कि पुलिस ने महिलाओं पर भी लाठीचार्ज किया। जिस तरह खुलेआम लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, खुलेआम मतदाताओं को रोका जा रहा है, मतदाता अपने वोटर आईडी दिखा रहे हैं, अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, कहानियां बना के जो उनको मतदान से रोका जा रहा है, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। एसपी के आरोप से इतर आरएलडी कैंडिडेट ने पथराव और हंगामे के पीछे अलग ही कहानी बताई। हर से कुछ अन्य विधानसभाओं से कुछ लोगों को बुलाया है और वो फर्जी वोटिंग के उसमें है, फर्जीवाड़ा करना चाहते हैं और फर्जी वोट पड़ रही थी और मदरसों में और स्कूलों में वहाँ उनको रुकाया गया है असली सही। यानी पुलिस पर पथराव से असली कहानी खुली तो हर सियासी दल अपनी अपनी कहानी लेकर आ गया। महाराष्ट्र जैसे पूरे प्रदेश में जितना बवाल नहीं हुआ, यूपी की इस अकेली सीट पर उतना हंगामा हो गया। भला इससे शर्म की बात क्या होगी? मीरापुर में पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए पुलिस का सिंघम अवतार नजर आया। हाथ में पिस्टल और पत्थरबाजों को दौड़ाते इस पुलिस वाले की तस्वीर जिसने भी देखी, जहन में कई सवाल कौन गए। सवाल ये कि लोकतंत्र के महापर्व में हथियार की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो कौन लोग थे जो मीरापुर के मतदान में खलल डालना चाहते थे? आखिर एक पुलिस वाले को इस तरह पिस्टल लहराने की मजबूरी क्या रही होगी? ये पिस्टलबाज साहब हैं राजीव शर्मा, SHO ककरौली। दावा है कि पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने पिस्टल निकाली, लेकिन वीडियो में तो थानेदार महिला मतदाताओं को गोली मारने की धमकी दे रहा है। यानी वोट डालने का शौक है तो गोली खाने की हिम्मत साथ लेकर आइए, नहीं तो ये वर्दी वाले गोली मारने का आदेश लेकर घूम रहे हैं। यहीं से सवाल उठता है कि बवाल के नाम पर लाठीचार्ज के बाद पिस्टल से वार्निंग के बीच बेगुनाह महिलाओं को धमकी क्यों? बीजेपी के पास बीजेपी जानती है कि वो बुरी तरह चुनाव को हार रही है, इसीलिए वो शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करके और संविधान और लोकतंत्र की कहीं न कहीं चोटिल करके यह चुनाव लड़कर जीतना चाह रही है। पिस्टल कांड को सपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग बता रही है, जबकि चुनाव आयोग ऐसे कई अफसरों पर कार्रवाई करके निष्पक्षता के सबूत दे चुका है। लेकिन सवाल ये भी है कि वो हालत किसने पैदा की है कि पुलिस वालों को खुले में पिस्टल लहराना पड़े। मुजफ्फरनगर में खाकी उपद्रवियों के निशाने पर थी तो मुरादाबाद के कुंदरकी में खाकी वाले ही सवालों के घेरे में आ गए। एसपी कैंडिडेट ने तो चुनाव आयोग को पत्र लिख दिया और चुनाव रद्द करने की मांग तक कर डाली, क्योंकि पुलिस पर आरोप लगा कि वो मुस्लिम मतदाताओं की वोटर आईडी चेक कर रहे हैं। फिर क्या था, सपा कैंडिडेट की पुलिस से हॉट टॉक हो गई। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? चेक हो सके मतलब आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का, बताइए। सपा की तरफ से भी फौरन ट्वीट कर कुंदरकी में मुस्लिम वोटर्स को रोके जाने की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, जबकि उनके कैंडिडेट ग्राउंड पर पुलिस टीम से भिड़ रहे थे। आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास नहीं, ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। अभी होगी बात। उधर की बंदिश लगा
चेक कौन से कह चुके हैं? क्या नहीं आने दे रहे? वाहन के लिए नहीं, इलेक्शन पहले भी हुए, पहली बार इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन पहले कभी चेक नहीं लगता, वाहन पहले भी आते थे, बंद भी होते थे पहले। आज तक पहली बार हुआ है। कुल मिलाकर मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद की कुंदर की सीट पर भी हंगामेदार माहौल रहा। वोटिंग के बीच हॉट टॉक और आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरा दिन चलता रहा। अखिलेश यादव का गढ़ कही जा रही करहल सीट पर भी हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने अपने गढ़ में ही पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप जड़ दिया और सबूत में एक तस्वीर भी ट्वीट की गई। इस वीडियो में कुछ पुलिस वाले और पोलिंग एजेंट के अलावा वोटर नजर आ रहे हैं। सपा का दावा है पुलिस ने पोलिंग एजेंट के बस्ते छीन लिए और मौके से भगा दिया। देखो पुलिस वाले ये बस्ता हटा रही है। वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी खूब बवाल हुआ। सपा ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बूथ संख्या 120-121 पर पूर्व सांसद रितेश पांडे के समर्थकों ने कब्जा कर लिया है। वीडियो में बीजेपी के फ्लैग और तमाम लोग भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी कटहरी सीट पर मुस्लिम मतदाताओं को वोटिंग से रोके जाने का आरोप भी सपा की ओर से लगाया गया। कोई निकल नहीं रहा, मार रहे हैं, मार भी रहे हैं और रोक भी रहे हैं। घर से कोई डर से निकलने नहीं मांग रहा है। वोट कैसे हम लोग डालेंगे? ये तो जबरदस्ती वाली बात हो। यानी कलहल टू कटहरी सपा पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ी करती रही और वोटिंग के शुरुआती घंटों में ही चुनाव आयोग के पास इतनी शिकायतें पहुंच गई कि तय कर पाना भी मुश्किल हो रहा था कहां क्या सच है क्या गलत। मुजफ्फरनगर के जिस मीरापुर इलाके में पुलिस पर पथराव के आरोप लगे, जहां महिलाओं पर लाठीचार्ज के आरोप लगे, उसी सीट से MIM कैंडिडेट के हंगामे की भी तस्वीर मिली, जिसमें वो पुलिस से उलझते बहस करते नजर आ रहे हैं। ये असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट अरशद राणा हैं। आरोप है कि इन्होंने और इनके बेटे ने पुलिस से नोकझोंक की, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई और AIMIM के प्रत्याशी के बेटे को हिरासत में ले लिया। मोबाइल नहीं जाएगा, मोबाइल नहीं जाएगा, जाके शिकायत कर दो। 200 मीटर के अंदर मोबाइल नहीं जाएगा। चुनाव आयोग से इन्होंने मेरे बेटे को इसको रैपट मारा है। मीरापुर उपचुनाव दरअसल 3 खेमों की नाक का सवाल है। एक तरफ बीजेपी RLD का कैंडिडेट, दूसरी तरफ सपा के सिपाही और तीसरी तरफ ओवैसी चंद्रशेखर के संयुक्त कैंडिडेट यानी ये भाई साहब अरशद राणा जो पुलिस से नोकझोंक कर रहे हैं। दरअसल अरशद राणा आरोप लगा रहे थे कि उनकी पार्टी को वोट करने वालों को टारगेट किया जा रहा था। इसी आरोप प्रत्यारोप के दौरान वो पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद AIMIM कैंडिडेट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान बुरके में वोटिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान बवाल हुआ तो चुनाव आयोग भी एक्शन में नजर आया और समाजवादी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने कुछ वोटर्स को मतदान से रोका था, जिसका वीडियो भी सामने आया और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। वो नहीं डालेगा, सही बात है। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है आपको। अरे हमारा राइट नहीं आएगी ये गलत बात है। तो वहीं पुलिस भी अलर्ट मोड में दिखाई दी और लोगों से वोट के बाद घर जाने की अपील की। आप लोग हटिए यहाँ से, चलिए वोट डालिए, अपने घरों को जाइए। धारा 144, 163 BNS लागू है यहाँ पर। कोई भी वोट डालने के बाद सड़क पे चौराहे पे खड़ा नहीं होगा। इधर फर्जी मतदान कराने के आरोप को लेकर सीसामऊ में बीजेपी के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने बुरके की आड़ में फर्जी वोट डालने के आरोप लगाए और इस बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से काफी देर तक बहस भी हुई। बूथ नंबर 53 पे, कमरा नंबर 5 पे जुबैर नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट था, उसके साथ में एक पुलिस के कांस्टेबल ने बदतमीजी करी, जिसकी मैंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से शिकायत भी करी। उसका दोष केवल इतना था कि उसने केवल ये कहा कि अपना पहचान पत्र हमको दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, सीसामऊ के कानपुर राजकीय इंटर कॉलेज बूथ के बाहर भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के बूथ से बाहर निकलने के बाद पत्थरबाजी का आरोप लगा। उसके बाद पुलिस से काफी देर तक कहासुनी होती है। दरअसल सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से नसीम सोलंकी मैदान में है, जबकि बीजेपी ने सुरेंद्र अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है।
उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के दौरान बुर्के पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर जांच न करने की मांग की, तो वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और मांग की कि अगर पर्दानशीन महिलाओं की पहचान सुनिश्चित किए बिना मतदान की अनुमति दी जाती है तो फर्जी मतदान होगा। इसीलिए स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव के लिए पहचान जरूरी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मिर्जापुर के मजवा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, जहां कई बूथों पर वोटिंग को लेकर शिकायतें आईं। एक बूथ पर महिलाओं ने पुलिस पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। हाँ, सबको रोक रहे हैं, डांट दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने शिकायतों पर कार्रवाई भी की। मुरादाबाद में एक दारोगा और 2 सिपाहियों को शिकायत के बाद पोलिंग बूथ की ड्यूटी से हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए वोटिंग के दौरान दिन भर गहमागहमी रही। एसपी और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया और इस दौरान बुर्के पर भी सियासत हुई। और 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान कई जगह से हंगामे और बवाल की तस्वीरें भी सामने आईं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एसपी के बुर्का की आड़ में फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। ये भीड़ इकट्ठा करके अधिकारियों को दबाव में लेकर के और खासकर बुर्का पहना करके पुरुषों को वोट डालवाने का असफल प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कंप्लेंट निर्वाचन आयोग से की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। एसपी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी लोकसभा चुनाव में हारी है, ऐसे में उसने विधानसभा उपचुनाव को साख का सवाल बना लिया। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह लोकसभा चुनाव में हारी है और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है उनकी साख का सवाल है, कहीं ना कहीं उनको इस बात से डर है कि कहीं ना कहीं वो हार ना जाए बुरी तरह से, तभी वो इस तरह की प्रयोग शासन प्रशासन का कर रहे हैं और गुंडाई पे भी उतरे हुए हैं। उपचुनाव में बुर्का विवाद के बीच कुछ जगहों से ऐसी तस्वीरें भी आई जिसे सबको देखना और सुनना चाहिए। गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह से ही मुस्लिम महिलाएं वोट के लिए पहुंची, लेकिन जब इनसे बुर्के पर बात की गई तो इन्होंने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। हाँ, डाटा तो हटवाया गया था। तो कोई परेशानी हुई? नहीं, ऐसा कुछ परेशानी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चेहरा तो देखना चाहिए ना, दिखाना तो चाहिए, क्योंकि हमारी आईडी प्रूफ में के जो हमारा चेहरा आईडी प्रूफ में वही है कि नहीं है कि दूसरा है। तो वहीं अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर हुए मतदान पर भी कुछ ऐसी ही बातें सामने आई, जहां लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। अपने खुद से तो डलवे करा, कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। दरअसल इस इलाके में ऐसी अफवाह फैली थी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन अधिकारियों से शिकायत के बाद ऐसी किसी तरह की समस्या नहीं आई। इधर उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बुर्के पर बवाल मचा था, तो उधर झारखंड में बुर्के पर सवाल खड़े होने लगे। इस बार आरोप झारखंड की विपक्ष यानी बीजेपी लगा रही थी। 1 में 3 ये पोलिंग बूथ के अंदर का है सीन। जगह है झारखंड की गांडेय विधानसभा, पता है बूथ संख्या 282। बीजेपी इस तस्वीर को उस जवाब की तरफ पेश कर रही है जो यूपी में बुर्के की जांच के आरोप लगा रहे थे। जरा पोलिंग बूथ का हाल देखिए। दोस्ती, यारी या नातेदारी, कुछ भी हो, वोटिंग के वक्त ईवीएम के पास किसी और को जाने की इजाजत नहीं। यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी भी वोटिंग के वक्त ईवीएम में नहीं झांक सकता। लेकिन इन मोहतरमा को देखिए और नंबर गिनिए, न कोई दिव्यांगता, न उम्र से बुजुर्ग। भला फिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि 3-3 खातून एक साथ बूथ के अंदर गईं तो गईं। ईवीएम मशीन में बटन भी एक साथ दबाया, यानी झारखंड के इस पोलिंग बूथ पर गुप्त मतदान के नियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई गयी, जिसको लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के करहल में मतदान के बीच एक युवती की हत्या से हड़कंप मच गया। आरोप है कि इस युवती की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया, जिसका आरोप प्रशांत यादव नाम के शख्स और उसके साथी पर लगा। परिजनों के मुताबिक आरोपी प्रशांत यादव ने अपने साथी के साथ युवती पर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए दबाव बनाया और जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो आरोपी युवती को अगवा कर अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, परिजनों ने युवती के साथ रेप का भी आरोप लगाया। जो बोलो दुर्गा वोट काय में दिए जाने का बिटिया ने का फूल में दिए, जो बोलो बामेदार साइकिल में बना दिए तो हम दुर्गिया नहीं मुर्गिया बना दिए। हत्या के बाद परिवार की महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और हत्या के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी।
वो आरोपी जो रात में ही जिनके बारे में आरोपित किया गया था वो उनको पुलिस हिरासत में लिया गया है और उनसे तहरीर प्राप्त की जाती है और जो दोषी होगा उसका इन्वेस्टिगेशन बड़ी कार्रवाई। वहीं पुलिस ने युवती के शव को बरामद कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। इस बीच करहल में हुई युवती की हत्या पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इस हत्या के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं अखिलेश यादव ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से ही मतदाताओं को धमका रहे थे और उन पर समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए दबाव बना रहे थे। हमने भी निर्वाचन आयोग में कई बार शिकायत किया, कंप्लेंट किया है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया भोले भाले ग्रामीणों को, मतदाताओं को सता रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर उन्होंने सपा कोट नहीं दिया तो हम गोली मार देंगे, और करहल में इसको उन्होंने दिखा दिया। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। कभी समाजवादी पार्टी जो सीट करहल की है वो ऐतिहासिक वोटों से जीतने वाली सीट है। ये भारतीय जनता पार्टी के पास डीएम है, एसपी है। आपको नहीं समझ में आता इतने पढ़े लिखे पत्रकार भाई हो कि कौन बेईमानी कर रहा होगा। एक तरफ जहां करहल में युवती की हत्या पर प्रदेश की सियासत गर्माती नजर आई, वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस भी गहनता से छानबीन में जुट गई। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान के बीच अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया और अपने आरोपों को साबित करने के लिए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियो भी शेयर किए, जिनमें कुछ पुलिस वाले मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक करते दिखाई दिए। आप यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना, बूथ पे चेक नहीं होगा, चेक करना। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर मीरापुर, कुंदरकी, करहल और सीसामऊ समेत कई विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया। साथ ही चुनाव आयोग को भी निशाने पर लिया। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी उपचुनाव में बेईमानी कर जीत हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने आरोपी अधिकारियों को भी चिताया। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा, सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी। अखिलेश के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि हार के डर की वजह से वो ऐसे बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तिलमिलाहट इसलिए है कि जनता इनके खिलाफ है और जनता ने समाजवादी पार्टी के जंगल राज को ठीक प्रकार से समझ और पहचान लिया। इसलिए निर्वाचन कार्य में जुटे अधिकारियों को अब धमकाने पर उतर आए। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और पूजा करने के बाद रामलला के दर पर हाजिरी लगाई और रामलला की आरती उतारी। वहां से सीएम योगी सीधे सुग्रीव किला पहुंचे, जहां उनका दक्षिण भारतीय परंपरा से संगीत की धुनों के बीच स्वागत किया गया। सीएम योगी ने यहां सुग्रीव किले के प्रवेश द्वार श्रीराज गोपुरम का अनावरण किया, जिसे श्री राम जन्मभूमि पथ चौड़ीकरण के दौरान इसके मुख्य द्वार को तोड़ा गया था, जो अब दोबारा बनकर तैयार हुआ है। हालांकि सुग्रीव किला में यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत 16 नवंबर से ही हो गई थी। महोत्सव के दौरान पिछले 3 दिनों से मंदिर में स्थापित दक्षिण भारतीय शैली की अलग अलग मूर्तियों का पूजन भी किया जा रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रामलला को लेकर कहा कि जो 500 सालों में नहीं हुआ वो 2 साल में ही हो गया। जो समस्या 500 वर्षों से समाधान नहीं हो रही थी, मात्र 2 वर्ष में उस समस्या का समाधान हो गया, मात्र 2 वर्ष। और मैं यही कहने के लिए आया हूँ कि 2 वर्ष के अंदर जिस समस्या का समाधान हो सकता है, अगर 500 वर्ष पहले भी यही एकता का परिचय दिया होता तो
इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण समस्या हमारे सामने आती है जो 500 वर्षों तक हम लोग को झेलना है। साथ ही इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बंटने की सियासत से बचने की नसीहत भी दी। किसी भी प्रकार की उस दुष्ट प्रवृत्ति को जो हमारे बीच में विखंडन की स्थिति पैदा करती हो, बिखराव की स्थिति पैदा करती हो, समाज को और राष्ट्र को कमजोर करती हो, उससे अपने आप को अलग